लखन भाई को सिस्टम के सामने इतना गुस्सा। जो आदमी सिस्टम का शिकार होता है वो सिस्टम के सामने गुस्सा करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि पूरे गुजरात की जनता और खास करके मेरे कच्छ की जनता वो सिस्टम का बरसों से शिकार होती आई है। कच्छ के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो कच्छ में पूरी सिस्टम है, यहाँ की नेतागिरी भी है। तो आपको नहीं लग रहा कि यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है वो अपना काम नहीं कर पा रहे? जनप्रतिनिधियों का काम एक ही रह गया है, 24 घंटे चुनाव के मूड में रहो। अगर आप 24 घंटे चुनाव के मूड में रहोगे तो स्वाभाविक है कि जो जनता का काम है वो काम नहीं करता। इतना लोग ऐसा बोलते कच्छ को हमने सिंगापुर बना दिया, पूरे गुजरात में या पूरे देश में कच्छ सबसे अग्रिम जिला है। कच्छ में ऐसे बहुत सारे गांव है, मैं 100 गांव दिखा दूं जहाँ पर आज की तारीख में रहो। आज का पॉडकास्ट आंदोलनकारी लीडर के साथ श्री लखन दुआ आम आदमी के अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। उनका मानना है कि समाज के पिछले वर्ग को आंदोलन से ही अपने अधिकार मिलता है, इसीलिए वो हमेशा सिस्टम के साथ पंगा भी लेते रहते हैं और आज उनका एक बड़ा फैन फॉलोइंग भी बन चुका है। चलिए आज उनसे जानते हैं कि क्यों हमेशा सिस्टम के खिलाफ है और इस लड़ाई से क्या आम आदमी को अपने अधिकार मिल सकते हैं। लेट्स एंजॉय दिस शो। लखन भाई, आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। लखन भाई को सिस्टम के सामने इतना गुस्सा क्यों है, पहले तो ये बताएं। जो आदमी सिस्टम का शिकार होता है वो सिस्टम के सामने गुस्सा करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि पूरे गुजरात की जनता और खास करके मेरे कच्छ की जनता वो सिस्टम का बरसों से शिकार होती आई है। कच्छ में बहुत कुछ है लेकिन कच्छ की जनता के लिए कुछ नहीं है, इसलिए सिस्टम का विरोध है। व्यक्तिगत नहीं है लेकिन सिस्टम का विरोध है, सरकार का विरोध है। बस वो है कि भाई कच्छ की जनता को जो कच्छ में है वो कच्छ की जनता को मिलना चाहिए। जैसे आप बता रहे हैं कि कच्छ के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो कच्छ में पूरी सिस्टम है, यहाँ की नेतागिरी भी है। तो आपको नहीं लग रहा कि यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है वो अपना काम नहीं कर पा रहे? जनप्रतिनिधियों का काम एक ही रह गया है कि 24 घंटे चुनाव के मूड में रहो। अगर आप 24 घंटे चुनाव के मूड में रहोगे तो स्वाभाविक है कि जो जनता का काम है वो काम नहीं कर पाओ। आज की तारीख में ऐसे बहुत गांव है जहां पर आज़ादी के बाद रोड नहीं बना। खास करके अबलासा, लखपत, इन विस्तारों में मैं घुमा हूँ उधर। आज की तारीख में मैं अभी 2-3 दिन पहले ही गया था। नवाबस करके गांव है, वहां पर 10 किलोमीटर रोड आज की तारीख में नहीं बना है। रोड ही नहीं बना है। अगर रोड नहीं है और बारिश की सीजन अभी मेरे को बता रहे थे कि लखन भाई इतनी दिक्कत हो रही है कि डिलीवरी केस हो या फिर कोई अचानक किसी को कुछ बीमारी हो गई, तो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। वहाँ से भुज आने में, सिविल अस्पताल भुज आने में 125 किलोमीटर होता है। कम से कम 2 ढाई घंटे का रास्ता है, लेकिन वो 10 किलोमीटर काटना वो 1 किलोमीटर 1 घंटे का रास्ता हो जाता है। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पर आज की तारीख में रोड नहीं बने। रोड रास्ते वहां पर बने जहाँ पर अदानी अंबानी का काम चल रहा है, जहाँ पर अर्चन कंपनी का काम चल रहा है, जहाँ पर निरमा एबीसी का काम चल रहा है। वहां पर रोड हाई क्लास है, फर्स्ट क्लास मिले हुए हैं। लेकिन बाकी गाँव में जहाँ पर जनता के काम पड़ता है वो आज की तारीख में रोड नहीं बने। जो जनता का काम है जनप्रतिनिधियों का, वो चुनाव प्रचार करना अब हो गया है। दूसरा रेबिन काटना, जो काम कच्छ के 6 धारासभ्य और 1 सांसद का रह गया है। मेरा ऐसा मानना है। ये तो जैसे नेता लोग ऐसा बोलते कच्छ को हमने सिंगापुर बना दिया, पूरे गुजरात में या पूरे देश में कच्छ सबसे अग्रिम जिला है, तो ये सब बातें माने कि नहीं माननी चाहिए? बोला ना कि भाई कच्छ में ऐसे बहुत सारे गाँव है, मैं 100 गाँव दिखा दूँ जहाँ पर आज की तारीख में रोड है। कच्छ के 100 गाँव। ऐसी अनगिनत स्कूलें दिखा दूँ जहाँ पर आज की तारीख में एक शिक्षक नहीं है। ऐसी हर एक पीएचसी और सीएचसी सेंटर दिखा दूँ जहाँ पर डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर मरीजों को इलाज नहीं मिलता है। तालुका हेल्थ क्लिनिक है, वहाँ पर नहीं मिलता है। आज ये जनरल हॉस्पिटल जो अदानी को दी गई है, वहाँ पर भी वही सिस्टम है। आज की तारीख में कार्डियोलॉजिस्ट, आज की तारीख में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है। पिछले 9 साल से लड़ रहा हूँ मैं अदानी के सामने। अगर ये सिंगापुर है, पता नहीं वो सिंगापुर तो हमने देखा नहीं है कैसा होगा। तो मेरे हिसाब से जो भारत को छोड़ के दूसरा सिंगापुर है वो भी वैसा ही होगा। सिंगापुर का मीनिंग अगर ये है, शिक्षा ना हो, स्वास्थ्य व्यवस्था ना हो, रोजगारी के नाम पर कच्छ के लाखों लोग हर साल बाहर कमाने के लिए जाते हैं कच्छ छोड़।
ऐसा नहीं है कच्छ में बाहर से आ रहे हैं, छके लोग बाहर जा रहे हैं 20,000 25,000 30,000 कमाने के लिए। अगर ये सिंगापुर है तो वो सिंगापुर भी ऐसा ही होगा मेरे हिसाब। यहाँ पे तो शिक्षा की बात की, वो मैंने भी देखा कि यहाँ पे 9,000 की महकम है, उसके सामने 5,000 टीचर्स भी नहीं है। और अभी-अभी गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं कि कच्छ के लिए स्पेशल कुछ एलोकेशन किए। तो इतना पुअर क्यों है? शिक्षा के क्षेत्र में कच्छ इतना पुअर क्यों रहा है? पिछले 20 साल से कच्छ में शिक्षा की व्यवस्था है वो खत्म कर दी गई। शिक्षा के मुद्दे पर 1.5 साल हम लोगों ने आंदोलन चलाया, वो आज भी चालू है। ऐसा नहीं है कि भाई रुक गया है। यहाँ से मैं गांधीनगर गया था, वहाँ पर आंदोलन किया, सरकार की आंखें खुली और 2500 स्पेशल शिक्षकों की भर्ती की जाहिरात सरकार ने करी। हमने वेट किया, सरकार ने नोटिफिकेशन कोई जाहिर नहीं किया। मुझे लगा कि भाई गांधीनगर तक अगर मैसेज पहुंचाना है तो गुजरात के सबसे पहले विधानसभा क्षेत्र से हम पहुंचाएंगे। नलिया में हम लोगों ने रोड जाम 1.5-2 घंटे हम लोगों ने विद्यार्थियों के साथ मिलकर वो चक्का जाम किया। और कुबेर इंडोर जो शिक्षण मंत्री थे उस समय के, उन्होंने ट्विटर पर आकर लिखा कि भाई मेरिट लिस्ट जाहिर कर दिया हम लोगों ने। वो हुआ, लेकिन इससे आंदोलन से फायदा होता है, लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था कच्छ में आज भी कतरी हुई है। ऐसा नहीं है कि ये शिक्षक 1,100-1,200 शिक्षक आ गए उससे शिक्षण व्यवस्था अच्छी हो गई, नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। आज की तारीख में शिक्षकों की कमी है, उसके लिए आंदोलन चालू है और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कच्छ के नेताओं को कि भाई सुधर जाओ। 2027 आ रहा है, रोड रास्ते बनाने से या किसी नेता को खरीदने से, किसी को दबाने से, किसी को बदनाम करने से अगर आपकी राजनीति चलती तो अब नहीं चलने वाली। अब जनता जागरूक हो चुकी, हमारी 10 साल की मेहनत है इस कच्छ की पब्लिक को जगाने के लिए, वो जनता जाग गई है। मेरी आपसे विनंती है, पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपका जो पद है वो धारासभ्य हो या सांसद हो, विधायक हो या सांसद हो, आपके पद का विरोध है। आपको जो जिम्मेदारी जनता ने दी है, जो जिम्मेदारी इस भारत के संविधान ने दी है, वो अगर आप अदा नहीं कर पा रहे हो तो आपका विरोध होना लाजमी है। मैं नहीं, हर एक व्यक्ति। अभी 2 साल विधानसभा चुनाव को पड़े हुए हैं, 2 साल में तो हम बहुत बड़े पैमाने पर जागरूक कर, बहुत बड़े पैमाने पर। मेडिकल या आरोग्य भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कच्छ इतना बड़ा एरिया है, पूर्व कच्छ, पश्चिम कच्छ को देखें, आपकी वो जो जीके जनरल वाली लड़ाई हमने देखी है, गांधीधाम या पूर्व कच्छ की बात करूँ, यहाँ पे भी बहुत पुअर पोजीशन है आरोग्य। यहाँ पे रामबाग हॉस्पिटल है, लेकिन उसकी अभी आप स्थिति देखो तो बद से बदतर है। तो ऐसा क्या किया जाए कि मेडिक छोटे से छोटे गाँव तक ये सुविधा पहुँचे? क्या करना चाहिए? आपकी क्या सोच? इसमें सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम को सुधारना चाहिए। मुझे पता है आज से 30-35 साल पहले जो प्राइमरी शिक्षण था उसमें ही ये सब सुविधा पढ़ाने में आता। ये प्राइमरी जो शिक्षा है उसको सुधारने की जरूरत है। दूसरी कि जब वोट देने हम जाते हैं, खास बात करना चाहूंगा, जब वोट देने जाते हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगारी पर देना चाहिए, ना कि मेरी जाति का है, मेरे धर्म का है, मेरी समाज का है, मेरे आगेवान ने कहा है, मेरे प्रमुख ने कहा है, किसी ने दारू की बोतल दी है, किसी ने भाई कुछ खाना खिलाया है, लालच में आए हैं, उस पर वोट दे। वोट देना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगारी पर, तभी ये नेता लोग सुधरेंगे। हम प्रयत्न कर रहे हैं भाई कि भाई व्यवस्थाएं सुधरे और 110% जिंदा रहेंगे तो बात करेंगे कि भाई व्यवस्था सुधार के बताइए हमको। अगर 10 साल से इन्होंने 5% सुधार आया है तो आने वाले समय में अब तो जनता जागरूक होगी। बहुत जल्दी 5-10 साल और लगेंगे, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य सुधरेगा, 110% सुधरेगा। लेकिन भाई आपका अभी एक लड़त क्षेत्र में देख रहा हूँ, जो भी कॉर्पोरेट बड़े-बड़े हैं, उनकी कच्छ में जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो कंपनियों से आप लड़ रहे हैं। आपकी लड़त जहाँ तक मेरी समझ है कामगारों के रक्षण के लिए है या उनको प्रॉपर रिनोवेशन मिले उसके लिए है। जैसे देखते हैं कच्छ में औद्योगिक विकास बहुत है, तो फिर यहाँ पे क्या बेरोज़गारी और ये जो पैसे कम मिल रहे हो जो आपका मुद्दा है, वो मुद्दा क्यों है? भारत के संविधान में कच्छ को विशेष दर्जा दिया हुआ है। आर्टिकल 371 उसमें कच्छ को समावेश किया हुआ है। विशेष दर्जे का अर्थ ये होता है कि भाई एक पिछड़ा हुआ विस्तार है, उसके विकास के लिए विशेष प्रावधान यानी विशेष फंड, विशेष बजट होना चाहिए। विकास बोर्ड बनना चाहिए था
1960 में, आज तक नहीं बना। वो कच्छ की जनता को भी पता नहीं है कि भाई ऐसा-ऐसा है, कच्छ को विशेष दर्जा दिया हुआ है। जितना पता है वो हम लोगों ने ही जागरूक किया हुआ। आज की तारीख में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कच्छ, सौराष्ट्र, नागालैंड और एक महाराष्ट्र का जिला, 4 ही जिले हैं जिनको विशेष स्टेटस दिया हुआ है। विशेष स्टेटस दिया हुआ है, इसकी वजह से कंपनियां कच्छ में आ रही, कंपनियां कच्छ में आ रही है कंपनियों का बेनिफिट देखने के लिए, क्योंकि इधर ऐसा है कि भाई जमीन सबसे ज्यादा कच्छ में है। सबसे बड़ा जिला भारत का, सबसे बड़ा जिला कच्छ ही है। जमीन ज्यादा है, यहाँ पर लिग्नाइट, बेंटोनाइट, बॉक्साइट, रेती, खनिज, दरियो, भारत गुजरात का सबसे बड़ा दरियाई विस्तार भी कच्छ में ही है। ठीक है, वो सब मिल जाता है कंपनियों को। ऊपर से कंपनियों को ये मिलता है कि टैक्स में राहत, विशेष दर्जा है, इसके लिए टैक्स में राहत मिलती है। कंपनियां आती है, कंपनी 6,500 कंपनियां कच्छ में है, फिर भी रोजगारी नहीं। आपका प्रश्न ये था, नहीं है, उसका कारण है कि जो नेता लोग हैं उनके जो चेले चपाटे हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट चालू, नेता लोगों के चेले चपाटों का कॉन्ट्रैक्ट चालू रहता है। इसकी वजह से कच्छ के लोकल लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही। अभी मैं पहले एक एबीजी कंपनी करके थी, एबीजी वालों ने ऑप्शन करके निरमा को बेच दी है। वहां पर मैं गया था, उन लोगों ने बुलाया, 4-5 गाँव में मीटिंग की, तो वहां पर उन लोगों ने मुझे बताया कि लखन भाई, हम लोग, ये कंपनी ने एक नियम डाल दिया है कि 30 किलोमीटर की रेंज में किसी भी व्यक्ति को नौकरी पर नहीं रखेंगे। जो 30 किलोमीटर की रेंज में लोग रहते हैं, जो गाँव आते हैं, उसमें नहीं रखेंगे। उनका आधार कार्ड चेक करते हैं, बोल देते हैं आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो मेरा ये प्रश्न है कि कच्छ जिला भारत में ही आता है, पाकिस्तान में तो है नहीं, और अबलासा भी कच्छ में आता है, और ये एबीजी कंपनी जो निरमा कंपनी है वो भी कच्छ में ही आती है, पाकिस्तान में तो है नहीं। तो क्यों ऐसा नियम है? ये कानून के खिलाफ जाकर, ये संविधान के खिलाफ जाकर ये काम कर रहे हैं। कच्छ में रोजगारी नहीं है, इसका एक ये भी कारण है। दूसरा कारण ये भी है कि कच्छ के लोग इतने समय तक जागरूक नहीं, क्योंकि जो भी कंपनी, पहले अदानी आई तो अदानी को माई बाप बना लिया सब लोगों को। भाई अदानी आई, हम लोगों को नौकरी। अदानी में कितने लोग कच्छ के काम करते हैं? बताते हैं 3,000-4,000 लोग काम करते हैं, वो तो कॉन्ट्रैक्ट बेस ऊपर है। उनका ये कहना है कि हम यहाँ पे हमको स्किल्ड लेबर या स्किल कर्मचारी नहीं मिल रहे, ये पॉइंट वाजिब है? क्या क्या लग रहा है? नहीं, सही बात है ना उनकी, कंपनियों की सारी बात सही है। अच्छा। देखिए, कोई भी चीज हम जन्म से तो सीख के आते नहीं है, उसके लिए सिखाया जाता है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मुझे भी कहीं ना कहीं से सीखने को मिला है, या फिर बड़े ये किसी ने सिखाया है, ठीक है ना? राइट। तो ये काम किसका है? अगर ओके। टाटा कंपनी गुजरात में आई तो वहां के लोगों को टाटा वालों ने सिखाया ना कि भाई ऐसे ऐसे काम होता है, इस तरह से टेक्निकल काम होता है, ये कंप्यूटर। अगर राइट। गुजरात में मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम जब पुलिस खाते में कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया, तो ट्रेनिंग दी गई ना। राइट, अभी तक दी जा रही है। और अभी पीआई की भर्ती बंद हो गई है, पीआई की डायरेक्ट भर्ती जीपीएस पास करके होती थी, तो उसको भी ट्रेनिंग दी जाती है ना, सरकार देती है। तो ये कंपनियों का भी ऐसा ही नियम होना चाहिए कि भाई आप जिस भी विस्तार में जाओ, वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन में विशेष दर्जा है, 80% कच्छ के लोगों को नौकरी देनी होगी, ये कंपलसरी है कंपनियों। 1995 लेबर लॉ का पूरे पूरा उल्लंघन कर रहे हैं, और ये लेबर कमिश्नर बैठे हुए हैं, इनकी दिवाली 12 महीनों में 12-12। मुझे किसी के बाप का डर नहीं है, सब पूरा एविडेंस है, इसलिए बोल रहा हूँ। हमारी दिवाली तो 12 महीने में एक बार आती है। मतलब ये जो सिस्टम है, अगर कंपनियां बोल रही है कि स्किल नहीं है, तो नहीं है तो करो ना आप। उसके लिए अब इसकी व्यवस्था करो, आप स्किल सेंटर ओपन कर सकते हो, यहाँ लोगों को स्किल अभिलाषा में गौचर जमीन 2014 में अदानी को दी गई, वो 5 साल 10 साल बाद वहां पर काम चालू करेंगे, 2014 में दी गई उसको, ठीक है ना? वो चालू करेंगे तो उससे पहले आपके पास 5 साल 10 साल 15 साल है ना, तो आप स्किल डेवलप करो ना। आपका एक स्टेटमेंट मैंने अभी देखा कि धारासभ्य को 1 लाख रुपए पगार मिल रहा है। जो कंपनी में जो कर्मचारी है, उनको एटलीस्ट 30,000 रुपए तो दीजिए। होना ही चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि भाई जिस तरह से अभी महंगाई बढ़ रही है, कम से कम मिनिमम वेजेस मंथली 30,000 रुपया होना चाहिए। उससे फिर जैसे आपने बात की कि भाई जिसका स्किल, जो जितना अनुभवी है क्वालिफाइड। को ना क्वालिफाइड। क्वालिफाइड है,
उसको उतनी तनख्वाह कम से कम, जो झाड़ू भी लगाता है कंपनी में उसको भी 30,000 रुपये तनख्वाह मिलनी चाहिए, मेरी ऐसी मांग। सरकार से भी है, कंपनियों से भी, और इस बेस के ऊपर ही आंदोलन करें। तो जो डेली वेजेस है उससे आप संतुष्ट हैं कि वो? नहीं, बेकार। अच्छा। नहीं, नहीं, नहीं। 300, 350, 400 रुपये में कुछ नहीं होता है। ये भाजपा वाले फिर बोलेंगे कि भाई यार वो सुविधाएँ है तो महँगाई भी होगी। भाई एक आदमी जिस तरह से सिस्टम चलती है उसके साथ ही चलेगा ना, पीछे थोड़ी रहेगा। महँग आज मोबाइल आया तो वो मोबाइल खरीदने वाला ही है। अगर मोबाइल खरीदता है तो वो इंटरनेट यूज़ करेगा ही, 300-400 का रिचार्ज करने वाला ही है। वो सिस्टम में पूरी दुनिया चल रही है, उसके साथ चलेगा, थोड़ी भाजपा वालों के पीछे-पीछे चलेगा। भाजपा वाले कहीं न कहीं ऐसा बोलते हैं कि उनका जो छुपाने के लिए कि भाई हम सरकार सही कर रही है, सरकार सही कर रही है। इस देश में जो आदमी जन्मा है उसको स्वतंत्र है वो अपनी तरफ से। जिस तरह से उसको गाड़ी खरीदनी है तो वो खरीद सकता है। भले उसके पास पैसे हो या ना हो, उसकी मर्ज़ी की बात है। उसको मोबाइल लेना है तो वो मोबाइल ले सकता है, उसको मकान लेना है तो वो मकान ले सकता है। आप नहीं रोक सकते। भाजपा ने एक सिस्टम बना दिया उन लोगों ने कि भाई महँगाई है तो आप ये खरीदी क्यों कर रहे हो? अरे वो करेगा, वो तेरे से पूछने के लिए नहीं है, वो सिस्टम तुम्हारी है कि महँगाई को घटाओ। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भी बात की थी ना कि भाई रसिया से क्रूड ऑयल खरीदते हैं रिलायंस वाले, बहुत सस्ते दाम में आता है, तो यहाँ महँगा क्यों बेचते हैं? अगर वहाँ से सस्ते दाम में आता है पेट्रोल, डीज़ल, तो यहाँ भारत में महँगा क्यों बेचते हैं? ये तो इनका तो ये कहना है कि हमने कच्छ की काया पलट की है। उस अर्थ में जो भी हमने टैक्स इंसेंटिव्स दिए, जो इंडस्ट्रीज़ आई, तो बोले कच्छ के लोगों की सुखाकारी बढ़ाई है। तो इस तर्क से आप माने इसको राज़ी नहीं है क्या? एक साल में अगर 100 लोग आत्महत्या करते हैं तो क्या सुखाकारी बढ़ गई? सोचने वाली बात है ना। एक साल में 50 साल से कम उम्र के लोग सुसाइड करते हैं। अगर काया पलट कर दी हो तो उनको आत्महत्या करने की क्या ज़रूरत? और क्वालिफाइड लोग, ऐसा नहीं है कि अनपढ़ लोगों ने आत्महत्याएँ की। कच्छ की काया पलट हो गई है तो ₹20 की देसी दारू की थैली गांधीधाम में क्यों बिक रही? कच्छ की काया पलट हो गई है तो पुलिस को हफ्ता लेने की क्या ज़रूरत? कच्छ की काया पलट हो गई है तो नेताओं को अपने कांड छुपाने के लिए किसी और को खड़ा करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? अगर कच्छ की काया पलट हो गई है तो रोजगारी के लिए कच्छ के लोगों को विदेश में काम, लाखों लोगों को कच्छ छोड़ के गुजरात में, गुजरात छोड़ के भारत में और विदेश में जाने की क्या ज़रूरत है? आज की तारीख में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरे गाँव के, मेरे परिचय में वो लोग भी 25,000 30,000 रुपए कमाने के लिए तीसल, मस्कत, दुबई जी गए हुए। आज की तारीख में अगर कच्छ की काया पलट हो गई है तो इतनी सारी समस्याएं क्यों है? कच्छ की काया पलट हो गई है तो शिक्षकों की घट क्यों है? कच्छ की काया पलट हो गई है तो ये अदानी के अस्पताल, बीके जनरल अस्पताल में आज की तारीख में न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर क्यों नहीं है? लेकिन भाई आपने ये जो कच्छ को स्पेशल स्टेटस वाली बात की, तो मैंने आपके 1-2 वक्तव्य में ये भी सुना है कि कच्छ को एक यूनाइटेड माने यूनियन टेरिटरीज़ या फिर स्टेट बनाना चाहिए। ये क्या है? पूरी ये बात क्या है? मैं नहीं जानता, थोड़ा समझाइए ना? कच्छ के राजा की भी यही मांग थी। कच्छ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनकी भी यही मांग है कि कच्छ को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए या फिर कम से कम उनको यूनियन टेरिटरी बनाया जाए कच्छ का। कच्छ जब आज़ाद देश नहीं हुआ था उससे पहले भी गुजरात से इसका कल्चर मैच नहीं होता है, भाषा मैच नहीं होती है। फिर उस समय में पाकिस्तान के साथ, सिंध के साथ कच्छ का कल्चर ज़्यादा मैच होता था। फिर आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने या सरकार ने वायदा भी किया था कि कच्छ को हम अलग राज्य का दर्जा देंगे, रखेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। आने वाले समय में हम लोग ये सोच रहे हैं कि कच्छ को अलग राज्य का दर्जा मिले या फिर कच्छ एक यूनियन टेरिटरी बने। क्योंकि कच्छ में मैंने पहले कहा ना, कच्छ में बहुत कुछ है लेकिन कच्छ के लोगों के लिए। कच्छ का रेवेन्यू, कच्छ का खनिज, ये गुजरात सरकार में जाता है और गुजरात सरकार 6.5 करोड़ लोगों में बाँट। कच्छ को क्या मिलता है? कुछ नहीं, अंधा। कच्छ में रोजगारी नहीं, कच्छ में शिक्षा नहीं। इसलिए तो कंपनियाँ बोल रही है ना कि यहाँ पर स्किलेट लोग नहीं है, बाहर से हमें लाने पड़ते हैं। हुँ। यही यूनियन टेरिटरी अगर कच्छ बन जाए तो कच्छ के लोग पुलिस में रहेंगे, कच्छ के लोग शिक्षक होंगे, कच्छ के लोग वहीवटी तंत्र में रहेंगे, सरकारी नौकरियाँ भी कच्छ के लोगों को ही मिलेगी। अगर कच्छ अलग राज्य बन जाए, कच्छ
कम से कम यूनियन टेरिटरी भी बन जाए। यूनियन टेरिटरी बनेगा तो कच्छ के लोगों को डायरेक्ट दिल्ली में नौकरियां मिलेंगी, दिल्ली के लोग कच्छ में आएंगे। लेकिन जो ये जो 70-80% शिक्षक बाहर से आ रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, 70-80% जो पुलिस में है वो बंद हो जाएंगे। अगर कच्छ अलग राज्य बनता है तो ये बेनिफिट सब सरकारी कर्म नौकरियों में भी मिलेगा। और रेवेन्यू, लाखों करोड़ों रुपए हर साल रेवेन्यू जो गुजरात सरकार में जाता है वो कच्छ राज्य में रहेगा। इससे फायदा ये होगा कि कच्छ में रोजगारी बढ़ेगी, कच्छ में कच्छ की आवक बढ़ेगी और ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर कच्छ अलग राज्य बनता है तो ज्यादा से ज्यादा 5 साल कच्छ में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी ये अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो कच्छ अलग राज्य बन सकता है, आप क्या मानते 100% बनता है। कच्छ के लोग जागरूक हुए, कच्छ के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कच्छ का नमक है वो पूरा भारत खा रहा है। कच्छ के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अदानी जो आज विश्व लेवल पर इतना नाम कमाई है तो वो कच्छ से कमाई है। कच्छ के किसानों को ये समझना पड़ेगा कि भाई ये भाजपा की सरकार अगर दिल्ली में बैठी हुई है तो वो किसानों की वजह से, वो कच्छ के गुजरात के किसानों की वजह से, खास करके कच्छ के किसानों की वजह से। इसलिए तो कहा ना कि भाई कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। जो कुछ भी है कच्छ में, दरियो कच्छ में, रण कच्छ में, जमीन कच्छ में, खनिज कच्छ में, नमक कच्छ में और प्रेम और मोहब्बत भी आज की तारीख में कच्छ में ही। कच्छ की नेतागिरी कैसे मजबूत हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? आंदोलनकारियों को आगे आना चाहिए। ये जो टिकट बंटवारे होते हैं ना पैसों में, कि भाई मुझे टिकट दे दो इतने देंगे, वो बंद होना चाहिए। जमीन से उठा हुआ कम से कम 5 साल जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य, आरोग्य, रोजगारी, दारूबंदी ऐसे मुद्दों पर आंदोलन किया हो, किसानों के मुद्दों पर आंदोलन किया हो, अ, मालधारियों के मुद्दों पर आंदोलन किया हो, ऐसे लोग अगर कम से कम 5 साल के लिए काम करते हैं उसके बाद अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो 110% उनको चुनाव में जितवाना चाहिए कच्छ की जनता को। ये कांग्रेस में, बीजेपी में, फलाने दिन की पार्टी में जिनको मजा है उनको टिकट दे देते हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे देखे हैं जिनका कभी नाम भी नहीं सुना था उनको भी टिकट दे देते हैं, वो भी चुनकर नेता बन जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक जिसको चुने वो नेता बनना चाहिए, तभी ये व्यवस्थाएं सुधरेगी और नेतागिरी तभी सुधरेगी। और अभी देखिए अरे ये सुधरने वाला है। लेकिन मैं इतने सिस्टम से इतने पंगे लेते रहते हैं, आपको डर नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता है। डर नहीं लगता है उसका रीजन भी है। एक हमारे एक भाई है बलिया के, दिव्यराज से जडेजा। वो कहते हैं कि भाई जो जैसे आप आदमी हो वो ब्लड लाइन में होता है, आप कैसे आदमी हो। तो हमारा भी वही है। हमारे पुरखों ने हजारों साल पहले इस कच्छ की धरती के लिए शहीदी दी है, युद्ध लड़े हैं, मारा भी है और मरे भी है। इनका इतिहास आज की तारीख में कच्छ की धरती में दफन है। जाम अबड़ा जी के वक्त में समय में ये लड़े थे, उसके बाद भी लड़े हैं, उनसे पहले भी लड़े। वो ब्लड लाइन है सीधी। कहते हैं ना रीति के हम वारसदार है उनके, कि भाई जिन्होंने मारा है और कच्छ के लिए मरे भी हैं। तो डर कैसा, मरना तो 100 साल की उम्र, मरना आज भी है। वो मौत नहीं चाहिए कि भाई ये कहे कि भाई दारू पी के अकस्मात में मर गया या फिर कोई बीमारी लागू और अस्पताल में मर गया, वो मौत नहीं चाहिए। मरना है तो कच्छ के लोगों के काम करते करते मरेंगे या फिर जिएंगे और कच्छ का उद्धार करके जाएंगे। बस दो रास्ते हैं। ये दारू का जो दूषण है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और सिस्टम इसको कंट्रोल में नहीं कर रहा है। आपके हिसाब से दारूबंदी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड में आपको पूछ लेता हूँ। सीधी बात, दारू छूट कर दो। डुप्लीकेट दारू जो बोतलों में बनता है या गांधीधाम में भी बनता है, ऐसा नहीं है, मेरे को पता है, वो दारू बंद हो जाएगा। दारूबंदी हटनी चाहिए। मेरी ऐसी मांग है गुजरात सरकार दारूबंदी हटा दे। इससे फायदा ये होगा कि केमिकल वाला खराब जो दारू है, ये तो पीता नहीं हूं मेरी 36 साल की उम्र में, लेकिन मेरा जो अनुभव है तजुर्बा है, मैंने 3 साल, 2.5 साल, 3 साल दारूबंदी के ऊपर काम किया है। जनता रेडे भी गांधीधाम में, पूर्व कच्छ में बहुत सारी की है। उसमें मैंने जो ऑब्जर्व किया, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये दारू बंद हो जाए ना तो व्यक्ति की लाइफ बढ़ जाएगी। अच्छा दारू मिलेगा तो दिमाग पे असर नहीं होगा। देसी दारू में क्या है पता है भाजी, भाई एक है कि भाई आज से मैं दारू पीना चालू करूंगा, 2 थैली में रोज की पीऊंगा, 5 साल बाद किडनी लीवर खराब हो जाएंगे, उससे पहले मेरी मानसिक संतुलन खराब हो जाएगी। ये बहुत बड़ी दिक्कत है वो केमिकल वाले दारू में। और दूसरा, ड्रग्स का चलन बहुत बड़े पैमाने पर हाँ, बहुत 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 बड़े पैमाने पर ड्रग्स का चलन चल रहा है। इसमें भी आपके माध्यम से युवाओं को कहूंगा कि भाई ये
ड्रग्स है, दारू है, ये सब चीज़ें गलत है। ऐसा आपको आज मज़ा आएगा वो उसका सेवन करने में, लेकिन 5 साल, 10 साल के बाद आप तो भुगतोगे, आपके साथ जितने भी परिवार वाले लोग हैं, वो भी दारू और ये जो ड्रग्स, गांजा है, उसकी वजह से उनको भुगतना पड़ेगा। आप अपने आजू-बाजू में भी देख रहे होंगे कि उन लोगों की हालत क्या है, तो आप सुधरो, इन चीज़ों में मत पड़ो। सही बात। लखन भाई आपकी 1-2 लड़त की बात करें, अभी जो 3-4 लड़त आप लड़ रहे हैं, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को समझाएँ, कौन-कौन सी लड़ाई अभी एट प्रेज़ेंट आप लड़ रहे हैं? पहले तो स्वास्थ्य के लिए पिछले 9 साल से अदानी के सामने लड़ रहे हैं। जीके जनरल अस्पताल एक ही तय किया है कि भई या तो ये अस्पताल अदानी खाली करे, या अस्पताल में सारे डॉक्टर होने चाहिए, अस्पताल फ्री होनी चाहिए। अभी हम लोगों से बात हुई थी 2 महीने पहले, 2-3 बार बैठक भी हुई हमारी, उन लोगों ने कहा कि भई ऐसा-ऐसा है, 25% रेट भी घटा दिए हैं, कुछ चीज़ों के रेट एकदम खत्म कर दिए हैं, लेकिन वो नहीं है। जब वो लोग सामने आए बैठे तो उन लोग मैंने बताया कि भई आप हर साल अदानी कच्छ में से हज़ारों करोड़ रुपया मुनाफ़ा कमा रही है, तो आप 10 करोड़ रुपया सिर्फ़ अस्पताल के लिए लगा दो। करेक्ट। ठीक है, जनरल अस्पताल में 10 करोड़ रुपए का बजट रख दो आप हर साल। आप ये रखोगे तो हम भी आप जो विरोध करें वो ख़त्म कर देंगे और आपकी फ़ेवर में रहेंगे कि भई आप लोगों ने कच्छ के लिए इतना किया। नहीं होता है तो आप मना कर दो। बोला इसका ये अगर सारी चीज़ें फ्री हो जाएँगी तो उन लोगों ने ये बताया कि भई जो अमीर आदमी है वो भी इसका फ़ायदा उठाएगा। मतलब गलत आदमी फ़ायदा उठाएगा। तो मेरा ये उनको जवाब था कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो अमीर और गरीब के लिए नहीं, डिपेंड नहीं करता है। वो सबके लिए। आज मैं गरीब हूँ, 2 साल बाद मैं अमीर हो जाऊँगा तो क्या कानून बदल जाएगा मेरे लिए? नहीं बदलेगा ना। तो मेरी ये लड़त है कि भई वो अस्पताल फ्री हो, उसमें जो डॉक्टर की अभी भी कमियाँ हैं, वो कमियाँ दूर हो और आपको आपके माध्यम से ये भी बता दूँ कि 1-2 महीनों के अंदर ही फिर से हम जीके जनरल अस्पताल के लिए बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। ये आरोग्य के मुद्दे पर अदानी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कि भई अब इसका निर्णय लो, कि भई अब क्या करना है? इतने सालों से हम लड़ रहे हैं। मैंने तो 15 साल तय किया हुआ है। 9 साल हुए हैं, अभी 6 साल बाकी है लड़ना, अदानी के सामने या अस्पताल के लिए, वो लड़ेंगे। दूसरा आंदोलन है शिक्षा का। कहा ना कि भई 1.5 साल मैंने शिक्षा के आंदोलन शिक्षा के मुद्दे पर आंदोलन चलाया, अभी भी चालू है। हम सोच रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये सरकार क्या कर सरकार देखती है ना, अभी आंदोलन करेंगे तो 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 1 महीना, इतना ज़्यादा। ये लोग कितना प्रेशर और हम भी देख रहे हैं, सरकार क्या कर रही है। इसलिए शिक्षा का भी आंदोलन चालू है। अभी रोजगारी का आंदोलन शुरू किया है 2 महीनों से। कच्छ में रोजगारी मिले, कच्छ के लोग कच्छ से बाहर न जाएँ कमाने के लिए। उनको 30,000 मिनिमम वेतन मिले, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। लेकिन झाड़ू-फटा करने वाले का वेतन भी 30,000 होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा ये किसानों का आंदोलन, वो भी होने वाला है। मालधारियों का होने वाला है। ट्रक ड्राइवरों की जो दिक्कत है, उनके लिए भी हम लड़ने वाले हैं। ये लाइनअप है पूरा। अच्छा। पूरा शेड्यूल बना हुआ। कच्छ के लोगों की जो-जो समस्या है, हर एक समस्या पर हम आंदोलन करेंगे। क्योंकि भारत के बंधारण कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दिया हुआ है कि आप आंदोलन कर सकते हो। संवैधानिक तौर पे हम रोड, रास्ता, चक्का-जाम कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं, वो करेंगे। हर एक व्यक्ति के लिए आंदोलन करेंगे, जो जिसमें आता है। यहाँ पर कोई जाति और धर्म के लिए नहीं है। ये लड़ाई है कच्छ की जनता के लिए और हम कच्छ की जनता के लिए आंदोलन करेंगे। जेल जाना हो जेल जाएँगे और लोई देना हो तो खून भी दे देंगे हम लोग। लेकिन भाई आपने बहुजन आर्मी जो बनाई है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? एक संगठन चाहिए था, संगठन का नाम चाहिए था। बहुजन का मतलब ये होता है कि बहुत लोगों का एक समूह, उसमें कोई जाति और धर्म नहीं है। बहुजन शब्द का अर्थ ही यही है, बहुत लोगों का एक समूह, संगठन यानी समूह, बहुजन यानी बहुत लोगों का एक समूह। मेरा एक अकेले का नहीं है ये बहुजन आर्मी। ये बहुजन आर्मी उन सभी लोगों का है जो कच्छ की पब्लिक के लिए काम करना चाहते हैं। कच्छ से मोहब्बत है, इस धरती से प्यार है जिनको, जो शिक्षा, आरोग्य, रोजगारी, ये किसानों के मुद्दों पर, मालधारियों के मुद्दों पर ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं जो लोग सिस्टम के खिलाफ, हक और अधिकारों के लिए, उन सभी का ये बहुजन आर्मी संगठन। ये किसी जाति और किसी धर्म का नहीं है। बहुत आपने अच्छा सवाल किया कि एक स्पष्टता भी हो गई आज जी। कि भाई लोगों को लगता हो कि बहुजन यानी वो बहुजन समाज जन पार्टी और नहीं, वैसा नहीं है। ये बहुजन यानी बहुत लोगों का संगठन।
आर्मी यानी एक मजबूत संगठन जो किसी से डरता ना हो। हमारी आर्मी है किसी के बाप से नहीं डरती है भारत की, ठीक है ना। आर्मी इसलिए लिखा है, पीछे रखा कि भाई हम बहुत सारे लोग हैं जो सिस्टम के खिलाफ लड़ते हैं और किसी से डरते नहीं। आपकी आर्मी पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है। नहीं ये संगठन कभी नहीं बनेगा। अच्छा, लखन धुआ पॉलिटिकल पर्सनालिटी बन सकता है। वो पब्लिक के ऊपर है। जनता बोलो ना, बहुजन, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आप चुनाव लड़ो तो लड़े, और बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि लखन भाई आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, आपको आंदोलन करना चाहिए, तो हम वही आंदोलन करते हैं। लेकिन डिपेंडेड है बहुजनों पे, बहुत सारे लोगों पे, कि वो कहेंगे चुनाव लड़ो तो लड़ेंगे, वो कहेंगे मत लड़ो तो नहीं लड़ेंगे। लखन धुआ को कच्छ में एक पंगा लेने वाले व्यक्ति के तौर पे जाना जाता है। आप कभी भी कोई भी सिस्टम हो, मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ, कोई भी डिपार्टमेंट हो, आप उनके सामने अड़ जाते हैं। तो ये चीज़ ज़रूरी लग रही है आपको? उसके बिना काम नहीं हो रहा है क्या? सही में नहीं हो रहा है? भारत देश जब गुलाम था, उसमें जिनके विचारों पर, जिनके आदर्शों पर हम चलते हैं, बाबा साहब और भगत सिंह। भगत सिंह ने कहा था कि भाई बहरी सरकार को, सरकार के कान खोलने के लिए धमाके की जरूरत होती है। यहाँ पर सरकारी बहरी नहीं है, जितने भी अधिकारी है वो सब बहरे हैं। प्रॉब्लम वही है। सिर्फ सरकार बहरी होती तो ठीक है, चलो आंदोलन करके एक आंदोलन में सारे अधिकारी जाग जाते और उनके कान खड़े हो जाते। यहाँ पर तो सारे अधिकारी बहरे हुए हैं। इन अधिकारियों को जगाने के लिए, उनके कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए आंदोलन जरूरी है। कुछ संवैधानिक शब्दों में जोर से अपनी आवाज को उन तक पहुंचाना था। मैं वही कर रहा हूँ। मैं थोड़ी किसी को गाली देता हूँ, मैं किसी को धमकी देता हूँ, मैं किसी को नहीं देता हूँ। धमकी और गाली मेरी सुनी भी नहीं होगी आपने, ठीक है ना। आंदोलन में हम लोग जोर से बोलते हैं ताकि उन अधिकारियों के कान खुले। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हम लोगों को ये बताया जाता था कि जो सरकारी कर्मचारी है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, इंग्लिश सब है, सरकार ना नौकर। मैं नहीं मानता हूँ, तो मैं मानता हूँ पब्लिक सर्वेंट है। सरकारी कर्मचारी पब्लिक के नौकर है। पब्लिक जो खरीदी करती है हर एक चीज, दूध हो, कपड़े हो, जूते हो, कंघी हो, दाढ़ी करने की ब्लेड हो, जब खरीदी करती है उससे पहले उसको जो पैसे देते हैं उसमें ये सरकार को टैक्स देते हैं। और इस टैक्स देन अधिकारियों का पगार चलता है, यानी ये पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक के टैक्स से इनको पगार मिलता है। ये पब्लिक के नौकर है, कोई भी अधिकारी हो, क्लास 1 का हो या क्लास 4 का हो। अच्छा। लेकिन भाई, आगे की आपकी रणनीति अगर समझे, तो ये आपकी लड़ाई तो चालू रहेगी। लेकिन कच्छ के जो छिवाड़ा के लोग हैं, जो माने आप समझ रहे होंगे, लास्ट जो लोग हैं जिसके लिए आप लड़ रहे हो, उसकी सुखाकारी आप मानते हो बढ़ेगी? 100% तो है। मैं ये चाहता हूँ कि कच्छ में जो हजारों बन रहते हैं, सारे समाज के लोग, उन सभी में से मेरे जैसे दो दो युवा होने चाहिए। देखो, हम जिस धर्म में जन्मे, जिस जाति में जन्मे, वो एक अलग चीज है। हमें उस जाति का और उस धर्म का गौरव होना चाहिए। किसी भी धर्म में हो, किसी भी जाति में हो, उसका गौरव होना चाहिए। लेकिन हम रोज जो काम करते हैं जिसमें हमें दिक्कतें होती है, उनके लिए भी लड़ना तो पड़ेगा। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगारी के लिए, खेडूतों के लिए, मालधारियों के लिए। आज आंगनवाड़ी बहनें कितनी परेशान है, आज आशा वर्कर बहनें कितनी परेशान है, मजदूर कितने परेशान है। उनके लिए कौन लड़ेगा? मैं ये मानता हूँ कि कच्छ में जितनी भी समाज है, कच्छ से बाहर से आए हुए लोग, जैसे आप यहाँ पर 20 साल, 25 साल, 50 साल से रहे, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि हर एक समाज में से मेरे जैसे दो दो युवा, मेरे जैसे मतलब कि जो हर एक को साथ में रखकर काम करता हो, कच्छ के हक के लिए, कच्छ के अधिकारों के लिए, ऐसे दो दो युवा हर एक समाज में होने चाहिए। और मेरा ये उद्देश्य है और मैं वही तैयार कर रहा हूँ कि हर एक समाज में से ऐसे युवा खड़े हों जिनको कच्छ कच्छ के लिए मोहब्बत हो, प्रेम हो, कच्छ के लिए लड़े, कच्छ के लिए मरे। तो ऐसे युवा को आप क्या संदेश देंगे जो सही में माने समाज परिवर्तन के लिए आगे आना चाहते हैं? उनको आप कैसे इनवाइट करेंगे? ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, मिलते हैं कि भाई आपको देख के हम कुछ करना चाहते हैं।
पहले तो मैं उन युवाओं को वही कहना चाहूँगा, अगर मेरा काम आपको अच्छा लगता है, तो आप साथ में अब 1 साल, 2 साल साथ रहो, आप सीखो। क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा डर पुलिस का है, उसके बाद सरकार का है और उसके बाद सरकारी कर्मचारियों का है। तो पहले साथ में आओ, साथ में रहो, सीखो, क्योंकि ये भी सीखने जैसी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि भई आंदोलन किया, किसी भी मुद्दे को उठा के 50 लोगों को इकट्ठा करके, नहीं, ऐसा नहीं। इसके लिए कानून की जानकारी होनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं आप पढ़े-लिखे कितने हो उससे कोई मतलब, मैं कम पढ़ा-लिखा हूँ। अभी मार्च में मैं खुद 12वीं की परीक्षा देने वाला हूँ, अभी पर। मेरी जो टीम के सर्कल के लोग हैं उन्होंने कहा, "लखन भाई हमको आपको पढ़ना है। 12वीं की परीक्षा दो, 3 साल ग्रेजुएशन करो, 3 साल लॉ करो। अभी 6 साल वो अगले साल से मैं शुरू करने वाला हूँ।" ठीक है ना? तो मैं वही कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप पढ़े-लिखे होने ज़रूरी है, लेकिन आप को ये काम करना है, कच के लिए मरना है, कच के लिए, कच के लोगों के हक और अधिकारों के लिए लड़ना है, तो आपको सीखना पड़ेगा पहले लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, आंदोलन कैसे किया जाता है। ये भारत के संविधान ने अधिकार कौन-कौन से दिए हैं कि हम उसके हिसाब से लड़ सकते हैं, कानून क्या है, सरकार कैसे काम करती है, लोग कैसे काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि पहला दुश्मन खुद की समाज का होता है। करेक्ट। विरोध करने वाले सबसे ज़्यादा हैं, तो मेरी समाज के ही ऐसे 2-3 लोग रहेंगे। उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको कुछ नहीं करना है, तो किसी के कहने पर भी वो विरोध करें। वो सरकार के चापलूस है, वो रहने वाले ही है। दिखेंगे नहीं कि भई हम सरकार के दिखेंगे ऐसे कि हम तो बहुत बड़े समाज के हितैषी आप। ये विरोध करने वाले खुद की समाज करेंगे, वो भी आपको देखना पड़ेगा। फिर आप इस लाइन में, इसलिए कहता हूँ मैं सभी से कि भई जिनको भी आना है साथ में आओ। जहाँ कहीं भी आंदोलन हो, 1 दफ़ा 2 दफ़ा आओ, देखो कैसे होता है। तभी आप अपनी तरफ से कुछ कर सकते हो। वरना आप डायरेक्ट जाओगे तो पुलिस उठा के जेल में ही डालने वाली। फिर एफआईआर होगी, या फिर कोई समाज का आगेवान आके आपको लेके जाएगा, या किसी राजकीय पार्टी वाला ऊपर देगा तो आप उसमें चले जाओगे। तो ये तो यही समस्याएँ रहने वाली। यही हो रहा है, यही बात। लेकिन भाई आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपकी बातों से मैं आपके व्यक्तित्व को बहुत ही अच्छी तरह समझ पाया हूँ। आप जो समाज निर्माण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ के पीछे आपका अल्टीमेट एम है एक अच्छे समाज का निर्माण हो। उसके लिए हमारी बहुत सारी शुभेच्छाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।